हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई 2023 के पीवाईक्यूज। एसएससी जेई की सभी शिफ्ट में 2023 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री के, उनको आज हमें डिस्कस करना है विद एक्सप्लेनेशन। ओके, इसके पहले मैंने सीजीएल 2022 और 2023 की शिफ्ट में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। और इसके पहले वीडियो में हमने 2022 के जेई के सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के डिस्कस कर लिए थे। देखिएगा, ये जो पीवाईक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की थी वो इसलिए की थी जिससे आपको पता चल सके कि आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसी है, और अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और एसएससी किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपने वो 3 वीडियोस देखे हैं तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया तो जरूर हो गया होगा कि एक्चुअली हिस्ट्री में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक पे फोकस किया जाता है। तो आज हम जेई के क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे इनका लेवल बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी सीपीओ जेई और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिर तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने जरूरी हैं। अभी जो पीवाई की सीरीज चल रही है ना, तो वो किसके लिए है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप एसएससी का कोई भी पेपर दे रहे हैं, चाहे वो एमटीएस है, सीएचएसएल, सीपीओ, जेई, सीजीएल, सभी के लिए ये आपको पेपर देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिकॉज एसएससी क्वेश्चन रिपीट करता है मल्टीपल टाइम। आप देखेंगे एक ही पेपर की मल्टीपल शिफ्ट में मल्टीपल क्वेश्चंस को रिपीट किया है एसएससी ने। वो तो मैंने मल्टीपल क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम्स दिखाए नहीं है क्योंकि क्या मतलब है, लेकिन मैं बता रही हूँ इतनी बार रिपीट किया है। आप चाहे तो खुद से पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो यहाँ से एक आपका डेटाबेस रेडी हो रहा है कि हाँ यार, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन मुझे पढ़ लेना चाहिए, ये क्वेश्चन तो मुझे बुक में भी नहीं मिला था। तो सबके लिए है। इसके अलावा आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ अगर कोई भी एग्जाम है जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस आता है, और जनरल अवेयरनेस आता है तो ऑब्वियस सी बात है हिस्ट्री आती होगी, उन सभी के लिए ये पीवाईक्यू सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल इसे अटेंड कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वो सारे फ्रेंड्स जो इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पीवाईक्यू को मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। एक्चुअली बहुत समय बाद इस फॉर्मेट में पढ़ा रही हूँ। जो लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि पहले मैं ऐसे ही पढ़ाया करती थी, ये तो डिजिटल बोर्ड तो अभी अभी का है तो बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसा पढ़ा के। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन है? हरिहर एंड बुक्का है, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, यहाँ पे बोल दिया कि जो हरिहर और बुक्का विजयनगर एम्पायर के फाउंडर है, इसके पहले वो किस एम्पायर में या कहाँ पर, किस डायनेस्टी में फ्यूडिशरी थे, मतलब वहां के सामंत थे, मतलब किस वंश में या कुल में इन्होंने काम किया है, एज अ सामंत उनके अंदर काम किया है, के पूछा है। तो आंसर हो जाएगा काकतिया ऑफ बारंगल। तो बारंगल का जो काकतिया वंश था उसके फ्यूडिशरी या उनके सामंतों के अंदर ये काम करते थे और उसके बाद इन्होंने संगम डायनेस्टी में विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ और किंगडम्स हैं और उनके फाउंडर्स यहाँ पर मेंशन है विद कैपिटल। फॉर एग्जांपल चालुक्याज। तो चालुक्याज का फाउंडर कौन है? पुलकेशन वन। पुलकेशन वन के बारे में आपने सुना होगा, पुलकेशन दो के बारे में आपने सुना होगा। सो पुलकेशन वन जो है वो चालुक्य किंगडम के फाउंडर है और इन्हें बदामी या बतापी का चालुक्य भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बदामी को अपनी कैपिटल बनाया था। ठीक है। वैसे अगर हम पल्लवास के बारे में बात करते हैं तो इनकी कैपिटल कांचीपुरम थी, जिसको हम कांची भी बोल सकते हैं। और इसका फाउंडर कौन है? सिम विष्णु इसका फाउंडर आपको देखने को मिल जाएगा। सिमला राष्ट्रकूटा, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है कि राष्ट्रकूटा का फाउंडर कौन है, तो दंती दुर्ग है और इसने मालखेड़ को अपनी कैपिटल बना लिया था। और चोलाज, तो चोलाज तो भाई दक्षिण भारत का सबसे पावरफुल किंगडम अगर मैं किसी को कहूंगी तो वो चोलाज थे। तो चोलाज, विजयला चोला ने इसका फॉर्मेशन किया था और तंजोर या तंजावुर को इसको अपनी कैपिटल बनाया था। अब यहाँ पे बात हो रही थी विजयनगर एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो मैं कुछ और बातें करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों के नाम आपको बताना चाहती हूँ। एक एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि निकोलो दी कांटी जो एक फॉरेनर ट्रेवलर था वो किस के समय में भारत आया था, मतलब किस विजयनगर एम्पायर के रूलर के समय भारत आया था। तो वो क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट कर दिया और उसके साथ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करती कि फॉरेन अकाउंट्स, मतलब वो कौन कौन से विदेशी व्यक्ति हैं जो भारत आए थे विजयनगर एम्पायर के समय अलग अलग राजाओं के पीरियड में। तो सबसे पहले है निकोलो दे कॉन्टी। इन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था देवराया वन के समय।
और उन्होंने देवराया वन की जो आपकी पर्सनालिटी है, उनकी क्या सोशल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कहाँ से आए थे? ये पर्शिया से आए थे और ये देवराया टू के समय आए थे। ये देवराया वन का समय है, ये देवराया टू के समय आए थे और इन्होंने जो कैपिटल थी हम्पी, हम्पी की ब्यूटीफुल, मतलब हम्पी कितनी ब्यूटीफुल है, हम्पी की बहुत तारीफ इन्होंने की है, ब्यूटी बताई है हम्पी को। ठीक है। सेकेंड है डोमिंगो पेस एंड द बारबाडोस, बारबाबोस। ये दोनों कृष्णदेव राया के समय आपको देखने को मिल जाएंगे। डोमिंगो पेस एंड बारबोसा ये आपको कृष्णदेव राया के समय देखने को मिलेंगे। और नुनीज पोर्चुगल था जो कि अच्युत देवराया के समय विजिट किया था हमारे देश में। तो ये कुछ फॉरेन अकाउंट्स है जो हमारी कंट्री में विजिट हुए थे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा, कभी बुक में नहीं देखा, तो भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस का एक क्वेश्चन है। बोला जा रहा है यहाँ पर वाडियार डायनेस्टी, वाडियार किंगडम में वाडियार डायनेस्टी के 24th नंबर के रूलर ने 1920 में 1912 में एक स्ट्रक्चर बनाया था जो कि इंडो सैरासेनिक स्टाइल में तैयार किया गया था। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंपल सी क्वेश्चन पूछा गया है कि वाडियार वंश का राजा था 24वें नंबर का, 1912 में उसने एक स्ट्रक्चर बनवाया। ठीक है, जिसकी स्टाइल आप देखेंगे कि इंडो सैरासेनिक स्टाइल आपको देखने को मिलेगी। तो वाडियार वंश मतलब मैसूर किंगडम, और मैसूर किंगडम का राजा है तो मैसूर पैलेस बनवा दिया होगा इसने। बिल्कुल सही बात है, मैसूर पैलेस इज द राइट आंसर। तो 1912 में 24वें रूलर ने इसको बनवाया था। क्लियर है? ये एक इंडो गोथिक, मुगल गॉथिक, न्यू मुगल आर्किटेक्ट स्टाइल आपको देखने को मिलती है। मैसूर पैलेस। ठीक है, वाडियार किंगडम यहाँ पे रूल किया करता था। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, और बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते ही हैं। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म तो आपको पढ़ना ही है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर बात हो रही है अष्टांग मार्ग के बारे में। अष्टांग मार्ग जो कि गाइड करते हैं किस तरीके से इंसान अपने दुखों का निवारण कर सकता है। अष्टांग मार्ग विच गाइड्स अस इन एलिमिनेटिंग ह्यूमन मिजरी। तो यहाँ पर ये किस रिलीजन से या धर्म से एसोसिएटेड है? तो आप सभी को पता है कि अष्टांग मार्ग का संबंध बुद्धिज्म से है, बौद्ध धर्म से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अष्टांग मार्ग की 8 बातें कही गई हैं किस तरीके से ह्यूमन अपने दुखों का निवारण कर सकता है, जैसे कि राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, ये बातें की गई हैं। जब बुद्धिज्म की बातें होती हैं तो गौतम बुद्ध को तो नहीं भूल सकते, ऑब्वियस सी बात है, बुद्धिज्म के या बुद्ध धर्म के फाउंडर ही हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध का लाइफ है, उसके लाइफ, उनके लाइफ के हर एक पॉइंट को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जैनिज्म में भी हर एक तीर्थंकर का अपना एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, वैसे बुद्धिज्म में भी हर एक जो स्टेज हुई है गौतम बुद्ध की लाइफ में उसका एक चिन्ह है। वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने वो क्वेश्चन हटा दिया और ये आपको टेबल दिखा दी। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है बर्थ। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो उनके बर्थ को लोटस, कमल के चिन्ह से दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है महाअभिनिष्क्रमण, मतलब भगवान बुद्ध ने जब घर को त्यागा था और वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ के निकल गए थे, तो उनके इस क्रम को, मतलब इस अभिष्क्रमण को दिखाया जाता है हॉर्स, मतलब घोड़े से। नेक्स्ट है, अब महात्मा बुद्ध जब महात्मा हुए, या फिर कह सकते जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हुआ, तो वो बोधि ट्री के नीचे हुआ, बोध गया में हुआ। तो यहाँ पर बोधि ट्री को बेसिकली दिखाया जाता है आपका इनलाइटमेंट होना, निर्वाणा होना। तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई। फिर होता है जब गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो उसके बाद वो अपना पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और धर्म चक्र परिवर्तन को व्हील या चक्रा से दिखाया जाता है। और अंत में होती है गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होती है, तो मृत्यु को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण, और मृत्यु या मोक्ष को दिखाया जाता है स्तूपास से। ठीक है, कुशीनगर में। डन। तो यहाँ पर ये सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए, मैच द कॉलम में पूछे जाते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट है भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ विच गुप्ता रूलर नरेट्स हिज फाइट विद द पुष्पमित्र। तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में किसी एक गुप्ता रूलर की फाइट के बारे में बताया गया है जब उसने पुष्पमित्र के साथ फाइट की थी। तो यहाँ पर भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन का रिलेशन आपको स्कंद गुप्त से देखने को मिलेगा। किससे मिलेगा? ऑप्शन नंबर 2, स्कंद गुप्त।
तो इस पिलर इंस्क्रिप्शन में आपको फाइट दिखाई गई है कि पुष्पमित्र और आपके स्कंदगुप्त के बीच में फाइट हुई थी। और स्कंदगुप्त कौन है? कुमारगुप्त के बेटे हैं। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त ही तो गद्दी में बैठे थे। अब यहाँ पर जैसे कि भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन का रिलेशन स्कंदगुप्त से है ना, वैसे ही एक और इंस्क्रिप्शन है जिसका रिलेशन स्कंदगुप्त से है, और वो है रुद्रदामन। रुद्रदामन का या फिर जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको कई सारे राजाओं की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि उससे ही हमें पता चलता है सुदर्शन लेक के बारे में, उसी से हमें अशोक के बारे में, रुद्रदामन के बारे में पता चलता है, और स्कंदगुप्त के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन रुद्रदामन के या फिर जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलती है। इस इंस्क्रिप्शन में एक और छोटी सी बात मेंशन की गई है अबाउट द स्कंदगुप्त। इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि स्कंदगुप्त ने अपना जो पूरा प्रोविंस था, मतलब पूरा इतना बड़ा राज्य है, आप उसको छोटे छोटे स्टेट में या प्रोविंस में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक प्रोविंस का एक क्या होता है? गवर्नर होता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इसी जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से देखने को मिलती है। और इस इंस्क्रिप्शन को किसने, मतलब स्कंदगुप्त से संबंधित है, लिखवाया किसने है? तो जो स्वराष्ट्र या गुजरात का एरिया है उसके जो गवर्नर स्कंदगुप्त के समय हुआ करते थे, जिनका नाम है पढ़ना दत्त, उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया है या गुदवाया है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। Which does the word Gopuram means in the context of टेम्पल आर्किटेक्ट ऑफ द साउथ इंडिया? तो आप सभी को पता है हमारे देश में जो मंदिरों की शैलियां हैं, मंदिरों का जो आर्किटेक्ट है वो तीन है, तीन स्टाइल्स है। द्रविड़ स्टाइल है, नागर स्टाइल है एंड बेसर स्टाइल है। अब यहाँ पे साउथ के मंदिरों की बात की जा रही है, तो साउथ के मंदिर आपको द्रविड़ स्टाइल में जनरली देखने को मिलते हैं। बोला जा रहा है कि जो साउथ के मंदिर है उसमें गोपुरम का क्या मतलब होता है? तो गोपुरम का यहाँ पे मतलब क्या होता है? जो एंट्रेंस गेट होता है मंदिर में, प्रमाइसेस में एंटर होने का एक बड़ा सा गेट बनाया जाता है, उसे हम गोपुरम के नाम से जानते हैं। तो ये एंट्रेंस गेटवे है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। जैसे कि कोई एक टेम्पल का एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देख पाएंगे गोपुरम क्या होता है और विमान। जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर होते हैं उनमें विमान, विमान को शिखर कहा जाता है, मंदिरों के बड़े बड़े शिखर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विमान होते हैं बेसिकली, जहाँ पे मेन जो प्रमुख गॉड है या डाइटी रखे हुए हैं, बैठे हुए, स्थापना की गई है, उसके ऊपर का जो एरिया है वो विमान है। तो गोपुरम और विमान आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच एक्ट अबॉलिश द पावर सो लॉन्ग एंजॉय बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल? तो यहाँ पर देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को खत्म कर दिया गया। बेसिकली हम पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, किसके हाथ में? आंसर हो जाएगा हमने पावर को ट्रांसफर कर दिया ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। और ये कब हुआ था? जब हमारे देश में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद की ये घटना है। मतलब जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1858 का एक्ट पास किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या किया गया? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनकी पोजीशन को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, और एक नया पद क्रिएट किया गया जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहते हैं, मतलब भारत का सचिव। भारत का सचिव जो कि इंग्लैंड में रहता है, ठीक है, और उनके बिहाफ में भारत में काम बेसिकली हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से और पूरी पावर किसको दे दी गई? अब ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर कर दी गई। ठीक है, तो एक जो नया ऑफिस क्रिएट किया गया उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम दिया गया। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी, जिसमें 15 मेंबर आपको होते थे, जिसकी मदद से ये काम किया करते थे। ठीक है, अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा पिट्स इंडिया एक्ट में। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट होता है ना, ये 1784 का एक्ट है, और इसी एक्ट से हमारे देश में डुअल कंट्रोल सिस्टम आता है। डुअल कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब है? दो बॉडी बनाई जाती है। कौन कौन सी दो बॉडी है? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। मतलब एक बॉडी काम करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी जो एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट करेगी, और एक बॉडी काम करेगी भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की। तो इस तरीके से डुअल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो अगर हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू जो भी कार्यक्रम होते थे या जो भी इनके कंट्रोल में हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट टच में होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और बताता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम कर रही है, कैसे पॉलिटिकल मैटर को भारत में हैंडल किया जा रहा है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इस तरीके से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को खत्म कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, लगा पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, मंडे से
मंडे से हम देखेंगे कि साइंस की पीवाईक्यू सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर सीजीएल 2022-23, जेई 2022-23 के क्वेश्चन हिस्ट्री के सारे कर लिए ना, अब हमारा काम बनता है कि हमें रेलवे की प्रिपरेशन भी तो करनी है। एसएससी में हिस्ट्री अकेले थोड़ी ना आती है, साइंस भी आता है। तो हम साइंस की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे बाय मंडे। क्लियर रहती है चीजें? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। Who used to supervise the work of collection of revenue in the Mauryan kingdom? तो मौर्यन किंगडम में, जैसे कि हमारे देश में आज वित्त मंत्री हैं, वैसे ही उनके समय में भी तो कोई वित्त मंत्रालय संभालता होगा ना, जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करता होगा। बिल्कुल सही बात है। तो मौर्यन पीरियड में जो कलेक्शन करता था रेवेन्यू का, वो था समहर्ता। समहर्ता, पैसा आ जाता तो सारे दुख हर जाते हैं। समहर्ता, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो समहर्ता जो था वो चीफ कलेक्टर था, जनरल था, रिवेन्यू कलेक्ट करता था इन द पीरियड ऑफ मौर्यन पीरियड। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है? ये इन्फॉर्मेशन हमें अर्थशास्त्र से मिल रही है। ये वही अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य मतलब चाणक्य ने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक और शब्द के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है प्रदेष्ठी। प्रदेष्ठी का मतलब होता है डिविजनल कमिश्नर, ठीक है, जिसके पास मॉडर्न जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के चार्जेस थे, जैसे कि हमारा जिला न्यायालय के चार्जेस होते हैं ना, वैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के चार्जेस आपको इनके पास देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये साउथ इंडिया के इतिहास से या उनके सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जनरली हम नॉर्थ इंडिया में ही ब्रह्मो समाज या फिर आपका प्रार्थना समाज के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज हमें बात करनी है मद्रास के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टेब्लिश इन मद्रास इन 1864? 1864 में मद्रास में कौन सी समाज का स्थापना हुआ था? चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इसे साउथ इंडिया का ब्रह्म समाज भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म समाज से काफी ज्यादा इंस्पायर था। तो जो ब्रह्मो समाज की थ्योरी थी, ब्रह्मो समाज की जो फिलॉसफी थी, वही इस समाज की भी फिलॉसफी थी। तो इन्हें साउथ इंडिया का ब्रह्मो समाज कहा जाता है। और आंसर हो जाएगा वेद समाज। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। वेद समाज का फॉर्मेशन किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधर नायडू ने चेन्नई में 1864 में आपका वेद समाज की स्थापना की थी, जो कि इंस्पायर थी ब्रह्म समाज से। इसलिए बाद में आप देखेंगे 1871 में ब्रह्म समाज मतलब जो वेद समाज है ना, उसका नाम चेंज करके साउथ इंडिया की ब्रह्मो समाज कर दिया था, ठीक है। ब्रह्मो समाज ऑफ सदर्न इंडिया इसका नाम कर दिया गया था 1871 में। तो क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है कि साउथ इंडिया की ब्रह्मो समाज किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वेद समाज को कहा जाता है, ठीक है। ये नया क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए हो। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है। वो बंगाल का वो कौन सा नवाब था जिसने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मोंगियार या फिर मुंगेर ट्रांसफर की थी? बिहार के मुंगेर में अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीर कासिम। देखिए, अब मीर कासिम के बारे में बात करते हैं। तो मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर जाफर ना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होके काम करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं मुर्शिदाबाद में रहूं और ब्रिटिशर्स बार बार मेरे काम काज में इंटरफेरेंस करें। और मैं अपनी खुद की आर्मी भी ट्रेन करना चाहता हूँ, एक इंडिपेंडेंट आर्मी बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स के आसपास रहूंगा ना तो काम नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे अपनी कैपिटल शिफ्ट कर लेनी चाहिए। तो मीर कासिम ने क्या किया, मुर्शिदाबाद से अपनी कैपिटल को मुंगेर शिफ्ट कर लिया। 1762 की ये घटना है। और उसके बाद अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी रखना शुरू कर दिया। इंडियंस को और ब्रिटिशर्स को, जो बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, उनको सेम राइट्स देना शुरू कर दिया। और यहीं से बैकग्राउंड तैयार हो गया आपके बैटल ऑफ बक्सर का। यहीं से शुरुआत होती है बक्सर के युद्ध की, जो कि 1764 में 1764 में लड़ा जाता है। डन इतनी चीजें? चलिए, नेक्स्ट है भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रो द बम इनसाइड द जनरल असेंबली इन दिल्ली। तो ये घटना तो सभी को पता है कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने जनरल असेंबली में बॉम्ब में फेंक दिया था। किसी को नुकसान पहुंचाना उनका मकसद नहीं था। वो तो केवल एक धुआं जनरेट करने, एक शोर जनरेट करने के लिए था कि ब्रिटिशर्स के कानों में इंडियंस की आवाज पहुंचे। इसलिए बस ये किया गया था। उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में भी डाला गया था। तो ये घटना कब की है? सब में ऑप्शन में 1928 लिखा, 1929 लिखा हुआ है, लेकिन यार ये दिनांक याद रखनी पड़ेगी। तो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे क्वेश्चन में। अब जेई का क्वेश्चन है तो वो डेट पूछ लेगा भाई। ये घटना है 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके साथ और भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि बटुकेश्वर दत्त, और उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, न्यू दिल्ली में। क्यों फेंका था यहाँ पे? क्योंकि चर्चा हो रही थी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल की, ठीक है। और यहीं पर फिर इनके समय ही एक नारा या स्लोगन भी दिया गया, जिसको हम इंकलाब जिंदाबाद के नाम से जानते हैं।
डन इतनी चीजें। अच्छा 2 मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बता देती हूँ। तो पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो स्टूडेंट न्यू है मैं उनको बताना चाहती हूँ, डेली मॉर्निंग 8 AM पर हमारे करेंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है, और मेरे अनुभव का आप इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो मैं करेंट अफेयर्स की क्लास ले रही हूँ, डेफिनेटली इससे पढ़ने के बाद आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद हो जाएगी। और आपको तो पता है कि जून जुलाई से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो कम समय है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो नेपाल वॉर के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द एंग्लो नेपाल वॉर। ये जरा डीप क्वेश्चन है, क्योंकि हम एंग्लो मराठा वॉर पढ़ लेते हैं, हम बात कर लेते हैं एंग्लो कर्नाटक वॉर के बारे में, बात कर लेते हैं मैसूर वॉर के बारे में, बात कर लेते हैं, लेकिन एंग्लो अफगान वॉर या एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर के बारे में जरा कम चर्चा होती है। तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन बन जाता है या टफ क्वेश्चन लगने लगता है। तो एंग्लो नेपाल वॉर के समय भारत का जो गवर्नर था वो लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। यहाँ पे जो नेपाल वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर थी, वो 1814 से लेकर 1860 के बीच में हुई। उसके बाद सुगोलो की संधि, सुगोली की ट्रिटी के बारे में आपने सुना होगा, बस वही इसका रिजल्ट है। ठीक है, डन इतनी चीजें। तो लॉर्ड हेस्टिंग का समय आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज नॉट फाउंड इन द बेंगी रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश? भाई ये क्वेश्चन अच्छा है कि आंध्र प्रदेश में बैंगी रीजन में कौन सी बुद्धिस्ट साइट नहीं है। तो आपको तो पहले पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट साइट कहाँ कहाँ पर है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कई बार हम नाम से भी पता लगा लेते हैं कि हाँ अमरावती है, वो साउथ इंडिया में है। नागार्जुन कोंडा, बेलकोंडा, ये सब नाम भी आपके साउथ इंडिया में आंध्रा से रिलेटेड है। चलो, लेकिन यहाँ पर अब कंफ्यूज बताए कहाँ पर हो गई, इस साइट में कंफ्यूज हो जाओगे जिसका नाम है चोरखांडी। तो ये चोरखांडी जो साइट है ना, वो आंध्रा में नहीं है, ये यूपी में है, बुद्धिस्ट साइट है, ऑप्शन 3। तो बेंगी रीजन आंध्र प्रदेश में आपको कई सारे बुद्धिस्ट स्तूपास देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो चौखांडी स्तूप है, ये बुद्धिस्ट स्तूप आपको सारनाथ से कुछ दूरी पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है। अब ये तो भाई मतलब ये क्वेश्चन तो मैं 10 साल से एग्जाम में देख रही हूँ, बार बार पूछा जाता है कि भाई सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? ठीक है, who among the following attacked Gujarat and plundered the Somnath temple in 11th century? तो किसने गुजरात पे अटैक किया था और सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय करने का काम किया था 11th सेंचुरी में? तो ये थे महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, इन्होंने 17 बार 17 टाइम्स भारत पर हमला किया था और हमारे देश के कई सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय करने का काम, उनको लूटने का काम किया था। ये महमूद गजनी जो है, वो किंग ऑफ गजनी, मतलब अफगानिस्तान से चला आया था, और इसका समय है 999 से लेकर 1030 AD तक। ठीक है, और इसने अपने आप को एक नाम भी दिया था, डेजिग्नेट किया था, क्योंकि इसके कॉइन्स जो है ना, उसके कॉइन में महमूद ऑफ गजनी का नाम नहीं देखने को मिलता, इसके कॉइन में अमीर महमूद, अमीर महमूद इसके कॉइन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, who among the following was the first ruler to inscribe his message to his subject in official on stone surface, natural rocks and the polished pillar? सिंपल सी बात है भाई, वो कौन सा राजा है जिसने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अपने अधिकारियों के बारे में, पत्थरों पे दीवारों पे लिखवाया, मतलब इंस्क्रिप्शन बहुत सारे बनवाए हैं। तो वो एक अशोक है, क्योंकि अशोक के इंस्क्रिप्शन ही तो भरे पड़े हैं हमारे देश में, राइट? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अशोक ने कई सारे इंस्क्रिप्शन हमारे देश में लिखवाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने कलिंग का बैटल लड़ा, कलिंग का युद्ध इन्होंने 261 BC में लड़ा। ठीक है, अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष 8वें साल उस युद्ध को लड़ा, और ये इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने अपने रॉक एडिक्ट 13 में मेंशन करा दी। तो इस तरीके से इन्होंने हर एक चीज के बारे में, अपने धम्मा के बारे में, अपनी लुम्बिनी यात्रा के बारे में, अपने अमात्यों के बारे में, धम्मामात्य के बारे में, धर्म अधिकारी के बारे में, सारी बातें इन्होंने लिखवाई हैं अलग अलग भाषाओं में, अरमाइक, खरोष्टी, सब अलग अलग भाषाओं में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस? तो सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ प्लेस कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा कटक में है, और इनके जन्म दिवस को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म होता है। अब सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, एक बार 1938 के हरिपुरा सेशन में, और एक बार 1939 के त्रिपुरी सेशन में। अच्छा, त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो बनते हैं, लेकिन हो जाता है क्राइसिस, त्रिपुरा संकट।
कैसा संकट हो जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस नहीं, हमारे जो लीडर है मतलब पट्टाभी सीतारमैया उनके फेवरेट, तो पट्टाभी सीतारमैया को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी समझते हैं कि चलो हमको स्टेप डाउन कर लेना चाहिए, तो वो पीछे हट जाते हैं। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1939 के त्रिपुरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं। बनाया किसको गया? सुभाष चंद्र बोस जी को। बनना किसको था? पट्टाभी सीतारमैया को। बन कौन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, ऐसा ही होता है। ओके। सुभाष चंद्र बोस जी उसके बाद कांग्रेस को लेफ्ट कर दिए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। ठीक है। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली हड़प्पन जो आपकी ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, वो हमें कहाँ से मिली थी? तो ये हमको मिली थी गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? धौलावीरा से। आप गुजरात में ये एरिया देख सकते हैं, धौलावीरा, जो कच्छ एरिया में आपको देखने को मिलेगा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में देखने को मिलेगा। और इसका जो एक्सकवेशन है या डिस्कवरी है वो जेपी जोशी ने की है। जेपी जोशी ने की है 1967-68 में। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये धौलावीरा 40th नंबर की इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड 39th नंबर की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? रमप्पा टेम्पल, तेलंगाना। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स भी तो लिंक हो रहा है ना, तो इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? हो गया, याद रखना है। 40वें नंबर की साइट है धौलावीरा। डन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बोला गया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, जिसका फॉर्मेशन 1953 में किया गया था, उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और उसके बाद हमारे देश में 14 स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया। तो इस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे चेयरमैन फजल अली। इसको हम फजल अली कमेटी भी तो कहते हैं। जब हम राज्यों के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में बात करते हैं, तो हमारे देश में कई सारी कमेटी बनाई गई। जैसे कि सबसे पहले बनाई गई एस के धर कमेटी। तो एस का धर का कमेटी का रिलेशन भी आपको राज्यों के फॉर्मेशन से देखने को मिलेगा। इनकी डिमांड थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद JVP कमेटी बनाई गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। और फिर बनाई गई 1953 में फजल अली कमेटी। इसी को हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या कमेटी के नाम से जानते हैं। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद आप देखेंगे हमारे देश में 14 स्टेट बना दिए गए थे और 6 यूटी बनाई गई थी। तो 14 राज्यों का फॉर्मेशन कर दिया गया था और 6 यूटी का फॉर्मेशन किया गया था। क्लियर? डन। अब ये जो कमेटी बनाई गई थी, इसमें फजल अली तो थे ही, इसके अलावा कौन कौन था? तो आप देखेंगे HN कुंजरू और KM पनीकर। तो HN कुंजरू और KM पनीकर इस कमेटी के मेंबर थे और इसे अप्रूवल 1956 में मिला था और उसके बाद 14 राज्यों का फॉर्मेशन हो गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्धा's टीचिंग आर फाउंड मेनली इन। तो गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स है वो कहाँ है? तो देखिएगा, जब हम बौद्ध टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको त्रिपिटक के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर मिलती है, जिसमें आपको विनय पिटक, अधिधम पिटक और सुत्त पिटक देखने को मिलता है। ठीक है। तो गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलती है सुत्त पिटक में। कहाँ पर मिलती है? सुत्त पिटक में आपको टीचिंग धम्मास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी जो सुत्त पिटक है ना, इसके 5 चैप्टर हैं और चैप्टर्स को यहाँ पर हम बोलते हैं निकाय। तो 5 निकाय हैं। ठीक है। कौन कौन से? दिघ निकाय, मझिमा निकाय, सामुत्य निकाय, आगुंतर निकाय। आगुंतर निकाय से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगुंतर निकाय का रिलेशन भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट से है। और खुदा का निकाय। ठीक है। तो ये 5 चैप्टर में आपको देखने को मिल जाती है। त्रिपिटक को हम बेसिकली 3 बास्केट के नाम से भी जानते हैं और ये पाली लैंग्वेज में है। किस भाषा में है? पाली लैंग्वेज में। जनरली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, वो पाली लैंग्वेज में है और जैनिज्म के जो टेक्स्ट हैं वो प्राकृत भाषा में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वॉज अ पोर्चुगीज कॉलोनी अंटिल 1954। तो कौन सा ऐसा कॉलोनी या एरिया था जो पोर्चुगल कॉलोनी था 1954 तक?
तो या अगर मैं आपको बताऊं तो जो पुर्तगाल के लोग थे, वास्को डिगामा पहली बार 1498 में आया, फिर कुछ समय बाद उनके गवर्नर ने गोवा को बीजापुर से एक्वायर कर लिया, तो गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये जो एरिया है इसमें बहुत लंबे समय तक, मतलब आजादी के बाद तक पोर्चुगल्स रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है 1954 तक, कहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा दादर एंड नागर हवेली में। आपको को तो पता ही है कि दादर नगर हवेली और दमन और दीव को अब मर्ज कर दिया गया है, अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। हमारे देश में जो 10th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1961 में, 10वें नंबर का संविधान संशोधन 1961 में, तब दादर नगर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, in 1919, Gandhi ji gave call for satyagrah against which act and was that was passed by the Britishers। तो यहाँ पर 1919 में कोई एक कानून पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और उसी के अगेंस्ट में सत्याग्रह का अनाउंसमेंट किया था गांधी जी ने। तो वो एक्ट कौन सा था, तो इसी को हम काला कानून, ब्लैक कानून कहते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना दलील, बिना अपील, बिना ट्रायल आप अरेस्ट कर लेते हो, उनकी प्रॉपर्टी को आप तलाशी कर लेते हो, बिना वारंट अरेस्ट करने का कानून दे दिया गया था। इसको हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, और ये घटना 1919 की है। ठीक है, तो आज ये घटना हम डिस्कस कर रहे हैं, और आज वो एक दिन भी है, वो बहुत खास दिन भी है हमारे इतिहास में, कि जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में, और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हो रहा था, और वो आज ही का दिन था 13 अप्रैल 1919। और इस दिन हुआ था जलियांवाला बाग मैसकर, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी हम जानते हैं। ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को अरेस्ट कर लिया गया था अंडर द रॉलेट एक्ट। तो इसलिए यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट, या पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट भी नहीं चल रहा था, एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, जिसपे बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बहुत सारे धर्मयात्री भी थे। और उस समय वहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का था, उसने माइकल ओडायर, इसने बेसिकली ऑर्डर दिया था डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट करने का। और जब पीसफुल यहाँ पे सभा हो रही थी ना, तो बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल को, और उस दिन आप देखेंगे ब्रिगेडियर जनरल थे यहाँ पर रेनॉल्ड डायर, उन्होंने ना ऑर्डर दे दिया शूट करने का, फायर करने का, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ये आज ही का दिन था 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग मैसकर। द ब्लैंक वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा इज नोन एज आईने अकबरी। तो अकबरनामा का कौन सा वॉल्यूम है जो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा, पहली चीज तो पता होना चाहिए, अकबरनामा आपको 3 वॉल्यूम में देखने को मिलती है, और इसका जो 3rd नंबर का पार्ट है ना, उसको ही हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। इसके राइटर कौन है, तो अकबर के दरबार में एक हिस्टोरियन रहा करते थे जिनका नाम था अबुल फजल। तो अबुल फजल ने पर्शियन भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में अकबरनामा की रचना की है, जो कि मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अकबर के समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। इन्होंने 3 वॉल्यूम में इस बुक को डिवाइड किया है, और लिखना शुरू किया था 1589 में। ठीक है, पहले जो वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम, उसमें क्या है, उसमें जो अकबर के एंसेस्टर थे, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके बारे में, मतलब बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में बताया गया है। इसका जो सेकंड वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम में अकबर के टाइम पीरियड के बारे में बताया गया है। एंड 3rd नंबर का जो वॉल्यूम है, उसमें अकबर के रेवेन्यू, अकबर के जो एम्पायर है उसकी ज्योग्राफी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। तो ये तीनों वॉल्यूम के बारे में, मतलब उनमें क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, बायकॉम मूवमेंट किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो बायकॉम मूवमेंट का रिलेशन आप देखेंगे केरला स्टेट से है, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बायकॉम मूवमेंट की शुरुआत 30 मार्च को 1924 में हुई थी। ठीक है, जिसमें दलित वर्ग को एंट्री कराई गई थी मंदिर के प्रमाइसिस में। ठीक है, तो शिव मंदिर है केरला में, आपका कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में, 1924 में वहां पर डिप्रेस्ड क्लास ने ये विद्रोह हुआ था, बायकॉम रिवोल्ट, और उनको मंदिरों में एंट्री कराई गई थी। चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन, तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो ये कांड हुआ था 1922 में, 1922 की ये घटना आपको देखने को मिल जाएगी। अगर डेट भी याद रखनी हो तो 4 Feb 1922 आप याद रख सकते हैं, जिसमें चोरी चोरा कांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो जो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, जो रैली निकल रही थी, तो कई सारे जो किसान वर्ग थे, या जो क्राउड था जो प्रोटेस्ट कर रहा था, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। जब पुलिस स्टेशन पे आग लगाई गई ना, तो 22 पुलिसमैन थे जो जल गए। जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब जो महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था ना,
उसको वापस ले लिया। ठीक है, तो चौरी चौरा टाउन आपको गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। इनमें से कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कालिदास? तो कालिदास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। मेघदूत, रघु सॉरी कुमार संभवम, इसके अलावा अपने मालविका, अग्निमित्रम, इन सब के बारे में सुना होगा। ये सभी कालिदास की रचना है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कामसूत्र, तो कामसूत्र कालिदास जी की रचना नहीं है, ये वात्सायन की रचना है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम, ये कालिदास जी के 3 इंपॉर्टेंट प्ले हैं, नाटक हैं, ड्रामा है। ठीक है, महात्मा गांधी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन द ईयर। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में हुई थी। ये घटना अगस्त की है, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और उसी समय इन्होंने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। और ये घटना बेसिकली कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी, जिसको हम आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी बेसिकली कई बार जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नाम देखने को मिलता है, अरुणा आसफ अली। तो अरुणा आसफ अली, इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। जैसे कि ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? दादा भाई नेहरू जी हैं। वैसे ही ग्रैंड ओल्ड लेडी कौन है? अरुणा आसफ अली हैं। उन्होंने यहाँ पे ये जो ग्वालियर टैंक मैदान है, वहां पर इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अच्छा, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो जो स्लोगन है, वो किसने दिया है? तो आप देखेंगे यूसुफ मेहराली ने दिया है। ये यूसुफ मेहराली का स्लोगन है। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि। सहायक संधि किसने लेकर आया था? तो सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस लेकर आया था, आपको पता है, लॉर्ड वेली जेली। ये लॉर्ड वेली जेली की सब्सिडरी अलायंस या फिर सहायक संधि आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें बोला गया था कि जो प्रिंसली स्टेट या जो किंगडम्स हैं, वो क्या करेंगे? अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, हम आपको एक्सटर्नल पावर और इंटरनल पावर से आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। हम ब्रिटिश आर्मी आपकी टेरिटरी में रखेंगे और आपको बाहरी आक्रमणों से रक्षा करेंगे। इस तरीके से सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस को लेकर आया गया। और पहला किंगडम जिसने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन किया था, वो कोई और नहीं, हैदराबाद के निजाम थे। और ये घटना लॉर्ड वेली जेली के समय की आपको देखने को मिल जाएगी। Which of the following was a travel book written by the Ibn Battuta in Arabic in the 14th century? तो इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है अरेबिक में? आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता की पुस्तक सभी को पता है, रहला है। रहला इनकी पुस्तक है। और इब्न बतूता कहाँ से थे? तो ये मोरक्को के ट्रेवलर थे, मोरक्को से आए हुए थे, वहां के ट्रेवलर थे। और इन्होंने 44 कंट्रीज को विजिट किया है। ठीक है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज फाउट बिटवीन ब्लैंक। तो पहली जो कार्नेटिक वॉर है वो किसके बीच में हुई? पहली, दूसरी, तीसरी, जितनी भी कर्नाटका वॉर हुई है, सभी कुछ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई है। ठीक है, जब ये लोग यूरोप में लड़ा करते थे, तो ये लोग भारत में भी लड़ना शुरू कर देते थे। मतलब जब ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसीज के बीच में यूरोप में लड़ाई हो रही है ना, तो उस समय वो भारत में भी लड़ना शुरू कर दे रहे हैं। तो ऐसे ही पहले कर्नाटका वॉर की शुरुआत हमारे देश में होती है। ये समय है 1740 से लेकर 1748 के बीच का। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में भारत में युद्ध हो रहा है। रीजन क्या है? ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में चल रहा है और ये लोग भारत में लड़ रहे हैं। शांति कैसे हुई? तो यहाँ पर एक ट्रिटी साइन की गई थी जिसका नाम है एक्स ला चापेल। एक्स ला चापेल की संधि से पहला कर्नाटका वॉर खत्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट हैपन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय इनमें से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो डलहौजी ने ट्रेन चलवाई थी, डलहौजी ने पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत की थी, डलहौजी ने टेलीग्राफ लाइन शुरुआत करी थी, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लेकर आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है, ये तो हमने अभी देखा ना कि ये तो बेली जेली लेकर आया, ये डलहौजी से हो ही नहीं सकता। तो 4 यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करते हैं, तो इसका समय 1848 से 1856 के बीच में आपको मिल जाएगा। इन्होंने रेलवे लाइन शुरू करवाई थी बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 में। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कैलकाटा से आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन शुरुआत करवाई थी। इन्होंने PWD डिपार्टमेंट रेडी करवाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लेकर आए थे ये।
ठीक है, डलहौजी की हड़प की नीति कौन नहीं जानता, वही है ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया था 1856 में। ये सभी काम डलहौजी के समय के आपको देखने को मिल जाएंगे। अब्दुल रज्जाक विजिटेड विजयनगर एम्पायर। अभी हमने देखा था कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर एम्पायर को विजिट करते हैं कौन सी सेंचुरी में, तो देख लेते हैं। ये है आपका 15th सेंचुरी और ये समय किसका है, देवराया टू का है। तो देवराया टू के समय अब्दुल रज्जाक भारत आते हैं और एक पर्शियन ट्रेवलर होते हैं। ठीक है, 15 सेंचुरी की ये बात होती है। इसके अलावा ये विजयनगर एम्पायर के अलावा श्रीलंका हो गया, उड़ीसा से मालाबार तक सब कुछ विजिट करते हैं। जब अब्दुल रज्जाक देवराया टू से मुलाकात करते हैं, राजा से मुलाकात करोगे तो राजा को कुछ ना कुछ तोहफा दोगे, भेंट दोगे। तो वैसे ही देवराया टू से जब अब्दुल रज्जाक की मुलाकात होती है तो वो एक चाइनीज फैन देते हैं, कुछ मनी देते हैं, कैम्फर मतलब कपूर और पान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शाह ए हमादन मॉस्क। शाह ए हमादन मॉस्क कहाँ पर लोकेटेड है और किस नदी के किनारे है। तो अगर आपको यूटी या स्टेट ही क्लियर हो जाए तो आप थोड़ा बहुत लिंक कर पाएंगे। चलो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आपका श्रीनगर में है। अब श्रीनगर मैडम वहां तो कई सारी नदियां हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है झेलम नदी के बारे में। ये आपको मस्जिद श्रीनगर में झेलम नदी के किनारे देखने को मिलेगी और इसे 1395 में तैयार किया गया था बाय द शाह सिकंदर। शाह सिकंदर ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ आईएनसी। तो अभी हमने देखा कि आपका जो 1939 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है, उसमें यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी प्रेसिडेंसी से स्टेप डाउन कर लेते हैं, रिजाइन कर लेते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। डन। नेक्स्ट है गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस दांडी मार्च फ्रॉम। तो गांधी जी का दांडी मार्च भाई कहाँ से शुरू हुआ था, सभी को पता है साबरमती आश्रम से हुआ था। अभी देखो करंट अफेयर्स में आपको खोचराब आश्रम देखने को मिलेगा और साबरमती आश्रम का भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए गवर्नमेंट ने 1200 करोड़ रुपीस दिए हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स भी तो हो गया ना। तो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि नहीं उठेगा, उठेगा आने वाले पेपर में। तो दांडी मार्च का रिलेशन साबरमती आश्रम से हो जाएगा। 12 मार्च को गांधी जी ने 1930 में अपने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को 1930 में दांडी पहुंचकर सॉल्ट बनाकर नमक कानून को तोड़ने का काम किया था। ये टोटल जो यात्रा थी ये 241 माइल्स का यात्रा था, 241 माइल्स का यात्रा था और उनके फॉलोवर थे 78। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन इंडिया। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप देखोगे तो आपको इंडिया के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई दिखाई देगी। ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरियाँ बहती हैं, नदियाँ बहती हैं, यहाँ पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट देखने को मिलती है। मोहनजोदाड़ो हमें पता है पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे दैमाबाद, हाँ ये जो साइड है ना ये आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी, मतलब ये साइड है जो इंडियन साइड है। बाकी जो सारी साइड्स हैं वो आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो दैमाबाद जो एरिया है वो आर्कियोलॉजिकल साइट है। आपका प्रवारा प्रवारा रिवर, प्रवारा रिवर जो कि सहायक नदी है गोदावरी नदी की, आपको अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये देखने को मिल जाएगी। इसका एक्सकवेशन किसने किया था, तो आप देखेंगे इसका एक्सकवेशन 1958 में किया गया है बीपी बोपार्दिकर ने। ठीक है, जहां से हमें कई सारे ब्रोंज स्टैच्यूज एंड ब्रोंज गुड्स देखने को मिलते हैं, हड़प्पन कल्चर से इंस्पायर था। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे फैला हुआ था, ईस्ट से आपका वेस्ट और नॉर्थ से लेकर साउथ। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है विच इज डैम्स। बहुत सारे डैम है हमारे देश में, तो डैम्स, तो डी से हो जाएगा दैमाबाद, ए से हो जाएगा आलमगीरपुर, ए से हो जाएगा मांडा और आपका एस से हो जाएगा सुतकांडेगोर। ये बेसिकली 4 साइट है। तो सबसे साउथ में आप महाराष्ट्र में देखोगे दैमाबाद है, सबसे साउथ में, सबसे ज्यादा नॉर्थ में जम्मू में आप देखोगे मांडा है। ईस्टर्न साइड कौन सी है आपकी आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा और वेस्टर्न साइड आपको मिल जाएगी कहाँ पर, पाकिस्तान जाना पड़ेगा, सुतकांडेगोर। क्लियर। तो यहाँ पे जो नॉर्थ मतलब आपका मांडा जो साइड है, साउथ जो आपका दैमाबाद साइड है, इनके बीच का डिस्टेंस 1400 आपको देखने को मिलेगा किलोमीटर्स में। वैसे ही अगर हमें आलमगीरपुर से जाना हो सुतकांडेगोर तो ये डिस्टेंस आपको 1550 किलोमीटर का देखने को मिलेगा। तो ये पूरा एरिया आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है।
तुजुक-ए-जहांगीरी was originally written in which of the following language? तुजुक-ए-जहांगीरी जहांगीर से संबंधित है, बिल्कुल जैसे कि बाबरनामा बाबर से संबंधित है और बाबर की आत्मकथा है। तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी, वैसे ही जहांगीर ने भी खुद ही लिख डाली तुजुक-ए-जहांगीरी, और ये आपको देखने को मिलेगी पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगी। Who was the last सुल्तान ऑफ लोधी वंश? लोधी डायनेस्टी का लास्ट सुल्तान कौन था? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, फिर सिकंदर लोधी आया, सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी आया, और इब्राहिम लोधी ने 1526 में बाबर से लड़ाई कर ली, और वो युद्ध हो गया आपका पानीपत का फर्स्ट बैटल, और बस यहीं पे खत्म हो गई दिल्ली सल्तनत। तो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे सिकंदर लोधी की जब बात होती है तो सिकंदर लोधी ने ही आगरा सिटी बनवाई थी, आगरा सिटी 1504 में, 1504 में। ठीक है, एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। इस तरीके से आपके जेई 2023 में सभी शिफ्टों में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सभी शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस कवर होगा, और आपने देखा अच्छे क्वेश्चन पूछता है जेई। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, अगर आपने पढ़ा है तो आप डेफिनेटली आंसर तक तो पहुंच जाओगे, इतना भी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। समझ में आ गई सारी बातें? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, और आपको मैंने पहले ही कहा था, दिल्ली सल्तनत के जो भी रूलर्स हैं, उन्होंने जो भी डिपार्टमेंट, जो भी करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, वो सभी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो वैसे दिल्ली सल्तनत में एक डिपार्टमेंट था जो कि एक जनरल सुपरवाइजर डिपार्टमेंट था, जो सारे के सारे डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता था। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? 4 डिपार्टमेंट स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, सही आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी मदद करेगी, इस बात की गारंटी मैं खुद दे रही हूँ आपको। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अपने करेंट अफेयर्स के साथ भी हम जल्दी ही जुड़ेंगे आप लोगों के साथ, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक को प्लीज़ शेयर कीजिए, और लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।